तो इससे पहली क्लास में क्या हुआ था? मोलैरिटी। आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, इट इज डिफाइंड as the number of gram equivalent। अरे भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? It is defined as the number of gram equivalent of solutes present in 1 liter of solution। ये मोलैरिटी जैसा ही है, लेकिन इसमें मोलैरिटी में क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपके लिए नया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। यहां पर मोलर वेट की बजाय क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। अब नया आपके लिए है इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? equivalent weight is that weight of any substance which can completely react with, जो पूरी तरह से रिएक्शन कर जाए। इसके लिए 3-4 स्टैंडर्ड है। पहला स्टैंडर्ड है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या तीसरा स्टैंडर्ड है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। या फिर अगर कोई इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है तो उसके लिए चौथा स्टैंडर्ड है 107.8 ग्राम ऑफ सिल्वर। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो इनमें से किसी के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर ले, या अगर वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। ये 4 स्टैंडर्ड इसलिए लेने पड़े, कोई कि जरूरी नहीं है कि हर एक सब्सटेंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे। अगर कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कर लेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ भी नहीं करता है, हाइड्रोजन के साथ भी नहीं करता है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो वो सिल्वर के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा। इसलिए 4 स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा नया हो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से।
सर डन। ठीक है बेटा। अब देखिए बहुत ज्यादा तो इक्विवेलेंट वेट हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितना हमें जरूरी है, जितने से हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर, उतना डिस्कस करेंगे। किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, फिर किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे? उसका जो मोलिकुलर वेट होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी, उसकी जो बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी क्या होता है बेटा? बेसिसिटी होता है रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, क्योंकि एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है। तो वो जितने H प्लस आयन दे सकता है, उसका एक मॉलिक्यूल जितने H प्लस आयन देगा, वही उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl की अगर बात करें, तो HCl कितने H प्लस आयन देगा? 1 H प्लस आयन। 1। इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H2SO4 कितना हो जाएगा बेटा बेसिसिटी इसका? 2 2। हो जाएगा। H3PO4 कितना हो जाएगा इसका बेसिसिटी? 3। 3 हो जाएगा। ठीक है। H3PO3 कितना हो जाएगा इसका बेसिसिटी? 1। 2 हो जाएगा 2। बेटा। और H3PO2 इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। देखिए H प्लस आयन वो रिलीज होता है जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वहां से क्या रिलीज कर देगा? H प्लस को रिलीज कर देगा। अब देखिए इनका बेसिसिटी के लिए, ये H3PO4, H3PO3 और H3PO2 की बेसिसिटी के लिए इनका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं। ये बेटा H3PO4, अब देखते हैं H3PO3। ये है H3PO3, H3PO4, ये H3PO3, और ये देखते हैं H3PO2। अब देखिए वो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो। यहाँ पर देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तीनों पोजीशन में जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच है? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करेगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, उन दोनों को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से क्या रिलीज कर देगा? H प्लस। ऐसे ही यहाँ से रिलीज कर देगा और ऐसे ही यहाँ से, तो 3 H प्लस आयन ये रिलीज कर सकता है। अगर H3PO3 में देखते हैं तो यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इतनी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके। तो यहाँ पर केवल 2 H प्लस आयन क्या होंगे? रिप्लेस हो सकते हैं। दैट्स वाई द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इज 2। अब इन केस ऑफ H3PO2, इसके केस में आप देखेंगे तो केवल एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। बाकी ये दो जो हाइड्रोजन एटम है ये कैसे हैं? नॉन रिप्लेसेबल। केवल एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो जो बेसिसिटी है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि जो हाइड्रोजन उसके अंदर मौजूद है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है या नहीं। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये थोड़े कि ये इसका ये 4 H प्लस आयन दे सकता है, ये एक भी H प्लस आयन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि चारों हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है बेटा? कार्बन के साथ। और कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? नियरली सेम होता है। तो इसलिए ये एसिड ही नहीं है, इसका एसिडिटी क्या है? 0। ये एसिड ही नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर हाइड्रोजन है तो सभी H प्लस आयन दे सकते हैं। H प्लस आयन केवल वही दे सकते हैं जहां पर हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है।
ठीक है, तो नोट कर लो आप इनका स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर। अब देखते हैं HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था बेटा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 36.5, 36.5। तो इसका तो इतना का इतना ही रहेगा। तो इसका मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सेम होगा। H2SO4 इक्विवेलेंट वेट वही फॉर्मूला हो बेटा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है 98 होता है। रिप्लेसेबल H आयन कितने होते हैं इसके अंदर 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका 49। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब जैसे एसिड का इक्विवेलेंट वेट हमने फाइंड आउट किया, वैसे ही हम बेस का भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी। देखिए बेस के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ए बेस, और एसिड के लिए यूज करते हैं बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब होता है बेटा रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। OH माइनस आयंस। ठीक है, कोई जो बेस है वो कितने OH आयन दे सकता है, उससे क्या निकालेंगे हम, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सपोज करो NaOH, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला यूज होगा बेटा मोलिकुलर वेट, इसका जो भी मोलिकुलर वेट है उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 1। एग्जाम्पल MgOH का होल ट्वाइस, एसिडिटी कितना है इसका 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसके मोलिकुलर वेट को कितने से डिवाइड करेंगे, 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करेंगे बेटा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो कैसे, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से हम बेस का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। एक और आपको बताते हैं साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना, इसको नोट कर लें आप। सर डन। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितना उसके ऊपर साल्ट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे NaCl, NaCl क्या है, साल्ट है, मोलिकुलर वेट अपॉन पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा 1, Na प्लस केवल एक पॉजिटिव चार्ज है। और एग्जांपल हो सकता है इसका क्या, K2SO4, मोलिकुलर वेट अपॉन 2, Na3PO4, सॉरी सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सॉल्ट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके मोलिकुलर वेट को
टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इनके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं कलेक्टिवली। जैसे एसिड के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते थे तो कैसे निकालते थे बेटा, मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी या रिप्लेसेबल H प्लस आयन। बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कलेक्टिवली अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का, बेस का, सॉल्ट का निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एक नाम ले लेते हैं, इसको एक फैक्टर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एन फैक्टर। ये कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर एसिड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, बेस के लिए क्या हो जाएगा, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, और सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर इज रिप्लेसेबल H प्लस आयन हो सकता है अगर एसिड है तो, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन हो सकता है अगर बेस है तो, और टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस कब, अगर सोल्ट है। ये नोट कर लें आप। Sir, done. अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। Normality of a solution containing 98 gram H2SO4 in 500 ml of solution। इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है। 98 ग्राम H2SO4 डिसोल्व है 500 ml सॉल्यूशन के अंदर। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? तो देखिए, नॉर्मेलिटी के लिए पहले हम फॉर्मूला बताते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे जैसे मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स था वहां पर, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया। तो इसको फॉर्मूले को अगर आगे लेके जाते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वैसे जैसा मोलैरिटी में था सेम। अब आपको वॉल्यूम गिवन होगा ml में। ये जो वॉल्यूम होगा वो आपको ml में गिवन होगा। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। Multiply by 100. बेटा डिवाइड बाय 1000, वो फिर घूम के ऊपर आएगा, Okay. तब वो मल्टीप्लाई Like में आएगा। multiply. हाँ, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम दिया है ml में, तो क्या करें 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में हो जाएगा। ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एग्जैक्ट और फाइनल फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का हो जाएगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट Per पर, liter. हाँ, पर लीटर।
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ गया नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको फाइंड आउट करके बताओ मुझे कितना नॉर्मेलिटी आएगा। 4। हाँ मे बी। देखिए वेट कितना गिवन है आपको यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर जो सोल्यूट है उसका वेट कितना है बेटा 98। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H2SO4 का 49 49। 1000 अपॉन 500 2 2 इज इक्वल टू 4। नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 4। ठीक है। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसका मोलैरिटी भी निकाल लिया आप इसके नीचे। इसका मोलैरिटी भी निकालो इसी सॉल्यूशन का। टू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया हुआ है। मोलैरिटी में क्या करेंगे 98 अपॉन 98 कर देंगे, क्योंकि गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है फॉर्मूला वो। तो नॉर्मेलिटी कितना था बेटा 4, मोलैरिटी कितना आया 2, एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 के लिए 2 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन एन फैक्टर से होकर गया होगा, यस सर। है ना। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन को मोलैरिटी की इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये तो नॉर्मेलिटी हो गया। मोलैरिटी क्या बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। इससे तो ये खत्म हो गया। ठीक है, वेट से वेट खत्म हो गया। ये मोलिकुलर वेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा बेटा मोलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाएगा ना। Yes, sir. अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये बताया था कि कभी भी इक्विवेलेंट वेट आपको अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, मोलिकुलर वेट को एक फैक्टर से डिवाइड कर दो जिसको हमने नाम क्या दिया, एन एन फैक्टर। फैक्टर। N factor. और यहाँ से एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एन फैक्टर हो जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय Upon equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट। और ये आपके सामने क्या है, मोलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, एन फैक्टर लिख सकता हूँ। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, ये याद रखना। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। अगर आपके पास में नॉर्मेलिटी है और मोलैरिटी निकालनी है तो सिंपली क्या करें, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें। अगर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालनी है तो क्या कर दें, एन फैक्टर से डिवाइड कर दें। वेरी सिंपल। जैसे पिछले केस में क्या था, इसको आप नोट कर लो पहले। Sir, done. देखिए पहले केस में क्या था, आपने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की थी, नॉर्मेलिटी आया था 4। मैंने पूछा कि मोलैरिटी कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। अब H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा 2. 2। आपके पास नॉर्मेलिटी कितना था बेटा 4, फॉर्मूले में रख लो इसमें 4 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू 2
तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 4/2 इज इक्वल टू, वहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन भी आपको पता लग गया। दोनों में वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक में क्या डिजोल्व होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होते हैं, एक में डिजोल्व होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखिए इसकी खास बात क्या है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का एक बड़ा बेसिक इक्वेशन होता है, ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, व्हेन एवर एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस, always equal number of equivalents are reacted। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बीच में होती है। देखिए मोल्स के हिसाब से तो वो वेरी कर सकती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हमने कल भी आपको कई सारी रिएक्शन का एग्जांपल दिया था। जैसे आप सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH2। देखिए मोल के हिसाब से हम बताएंगे कि इसका भैया 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो अमोनिया के 2 मोल फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट के बारे में पता चल जाए तो फिर उसमें सोचना नहीं होता। अगर इसका एक्स इक्विवेलेंट है तो इसका एक्स इक्विवेलेंट इसके एक्स इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा, और अमोनिया के भी एक्स इक्विवेलेंट ही फॉर्म होंगे। इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वली रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम इक्विवेलेंट है। मोल्स में रिएक्शन वेरी कर सकती है कि इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इसके 3 मोल बनेंगे या इसके 4 मोल बनेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट का अगर एक बार पता चल जाए तो फिर आप सीधा शुरुआत से लास्ट पर चले जाओ, कहीं रिएक्शन चाहे कहीं से भी होकर कहीं पर भी जा रही है। तो जो शुरुआत में अगर एक्स इक्विवेलेंट है तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो 10 स्टेप के बाद बने या वो 20 स्टेप के बाद बने, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके भी एक्स इक्विवेलेंट ही फॉर्म होंगे। इस कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल जो आप मोल के अकॉर्डिंग 2 या 3 पेज लगाकर करोगे, वो 2 या 3 लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको भी समझना थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मोल को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, वैसे ही थोड़ा टाइम इक्विवेलेंट को समझने में लगेगा। हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे बाद में इसके। हम्म, ये क्वेश्चन करो बेटा। नॉर्मेलिटी ऑफ 4.9% H2SO4 solution having density 1.02 gram per ml is। देखिए सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है, उसने बताया 4.9% H2SO4 है। सॉल्यूशन का डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सॉल्यूशन W/W है, W/V है या V/V है। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है परसेंटेज का और वो वहां पर गिवन नहीं करता है, तो आपको हमेशा W/W उसको ले लेना है, हमेशा, ऑलवेज। इसको करिए बेटा।
इसको क्या मान ले, W/W। तो इसको मतलब सोल्यूट का भी क्या लेना है, वेट लेना है, और सॉल्यूशन का भी क्या लेना है बेटा, वेट लेना है। परसेंटेज का हमेशा जो टोटल होगा वो 100 होगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर H2SO4 क्या रहा होगा, सोल्यूट रहा होगा। कितना ले ले बेटा, 4.9 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज हमेशा कितने में से होती है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम। अब हमको निकालना है बेटा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मेरे को वेट नहीं चाहिए सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। उसने सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.02। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.02, तो आपका वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2SO4 का, 49। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, वेट कितना है बेटा 4.9 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट होता है H2SO4 का 49 इंटू 1000 अपॉन 100 अपॉन 1.02। ये 1.02 ऊपर चला जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो क्या कर लें, तो 1/10 लिख लें इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100। 1.02। तो कितना आ गया यहाँ से नॉर्मेलिटी, 1.02। एक बार चेक कर लेना बेटा ये सही किया है कि मैंने, कहीं कुछ जल्दबाजी में गलती हो गई हो, एक बार देख लो इसको। सही है बेटा ये। Yes, sir. और इसका मोलैरिटी कितना आएगा, अगर कोई पूछने लगे इसका मोलैरिटी कितना आएगा, तो फॉर्मूला सीधा है, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितना है बेटा 1.02, मोलैरिटी निकालना है, एन फैक्टर कितना है 2, यहाँ से पता लग जाएगा। 0.0। बिल्कुल सही। ये हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन कराते हैं एक और आपको, एन फैक्टर का जो इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। एक होता है मिली इक्विवेलेंट, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, मिली इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला होता है सिंपली नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट का। मिली इक्विवेलेंट को बेटा ऐसे लिख लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट। एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या निकल गया है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल गए, मल्टीप्लाई अगर 1000 कर दूं तो क्या आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये भी मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है, ये भी मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, दोनों सेम ही है बेटा, कोई कुछ अलग नहीं है इसमें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यही तो है ना नॉर्मेलिटी। मिली इक्विवेलेंट्स को क्या, Yes. मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, कैसे निकालते हैं मिली इक्विवेलेंट। पहले निकाल लो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की 1000 में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिली इक्विवेलेंट का पता लग जाएगा।
जैसे आप लीटर की 1000 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, मिलीलीटर आ जाएगा ना। वैसे ही इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट की 1000 में मल्टीप्लाई कर दो तो मिली इक्विवेलेंट आ जाते हैं। ये नॉर्मेलिटी से भी निकल जाता है। देखिए ये नॉर्मेलिटी, हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये है। उसने कहा कि नॉर्मेलिटी की अगर वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये देखो क्या बच गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट। अब ये नॉर्मेलिटी नहीं रहा, क्या हो गया बेटा, ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। तो फॉर्मूला एक ही है। तो ये जो मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है इसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये समझ आ गया आपको? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन, 10 ml of n/2 KOH, 30 ml of n/10 NaOH, 75 ml of n/5 MgOH का होल ट्वाइस। ये तीन अलग अलग सॉल्यूशन है बेटा। ये 10 ml इसका लिया, 30 ml इसका लिया और 75 ml इसका लिया। आर मिक्स टुगेदर, इन तीनों को क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को मोल के हिसाब से करते रहना, 1 घंटा लग जाएगा, होगा नहीं। और अगर होगा तब भी ये गारंटी नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन अगर आप इसको मिली इक्विवेलेंट के हिसाब से करें